रतन टाटा रिटर्न्स। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर और इनफैक्ट 2016 के सबसे बड़े कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में से एक। टाटा सन्स ने आज अपनी बोर्ड मीटिंग में यूनानिमसली टाटा सन्स के चेयरमैन साइरस मिस्त्री को अपने पद से हटाने का फैसला लिया और ये भी फैसला लिया गया कि जो इससे पहले पूर्व चेयरमैन थे यानी रतन टाटा, उन्हें फिर से एक बार इंटरिम चेयरमैन बनाया जाए। एक सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया है। ये सिलेक्शन कमेटी अगले 4 महीनों में टाटा सन्स के और पूरे टाटा एम्पायर के, जो कि देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट एम्पायर है, उसके सक्सेसर को अगले 4 महीने तक ढूंढेगी और उसके बाद टाटा सन्स का जो नया मुखिया होगा, टाटा सन्स के जो नए चेयरमैन होंगे, उनकी नियुक्ति की जाएगी। लेकिन तब तक कमान फिर से एक बार रहेगी रतन टाटा के हाथ में, यानी रतन टाटा रिटर्न्स। अगले हफ्ते इस सिलेक्शन कमेटी की सबसे पहली बैठक हो सकती है और साथ ही कुछ और खबरें भी आ रही हैं। जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि जो सारे सीईओज हैं उनके साथ हो सकता है कि ये कमेटी एक बैठक करे और साथ ही एक ओपन हाउस भी किया जा सकता है जहां पर जो की एम्प्लॉयज हैं टाटा सन्स के, उनको संबोधित किया जा सकता है। टाटा सन्स पूरे टाटा ग्रुप के लिए होल्डिंग कंपनी है और यही प्रैक्टिकली पूरे टाटा ग्रुप को मैनेज करती है। अगले आधे घंटे तक हम इस पर बातचीत करने वाले हैं, लेकिन इस समय हमारे साथ मिस्टर जयेन गुप्ता मौजूद हैं, एक्स ईडी सेबी के। उनसे हम बातचीत करते हैं। मिस्टर गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नाउ यू नो, when we speak of Tatas, they set certain standards. ये एक्सपेक्टेड नहीं है कि टाटा समूह से इस तरह की कोई खबर आए कि सडनली एक दिन उठकर जो टाटा सन्स का बोर्ड है वो टाटा सन्स के चेयरमैन को अपने पद से हटा दे। ये हमेशा एक पद की गरिमा मेंटेन करने में विश्वास रखते हैं, इन्वेस्टर्स को और सभी स्टेक होल्डर्स को साथ में रखकर उन्हें समय देकर चीजें करने में विश्वास रखते हैं और ये हमने पिछली बार देखा भी था। क्या वजह रही होगी कि सडनली आज ही के बोर्ड बैठक में यह फैसला हुआ कि साइरस मिस्त्री को हटाया जाए चेयरमैन पद से? मिस्टर गुप्ता। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि क्या वजह रही होगी। ये वजह तो टाटा सन्स बोर्ड के अलावा मेरे जानकारी में किसी को भी नहीं होगी जो इस वक्त ये बता सकते कि क्या क्या वजह रही। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये बड़ा आश्चर्यजनक कदम है, क्योंकि टाटा फैमिली है, टाटा कंपनीज हैं, ये अपनी गवर्नेंस के लिए मतलब हिंदुस्तान में जानी जाती हैं और अपनी ट्रांसपेरेंसी के लिए जानी जाती हैं। अब आज ये एकदम से ऐसा डिसीजन हो गया तो ये कहीं ना कहीं खलबली पैदा कर रहा है सारे इन्वेस्टर्स के और सारे स्टेक होल्डर के दिमाग में कि ऐसा क्या हो गया कि सडनली ये स्टेप लेना पड़ा। क्योंकि अगर सिर्फ उनको हटाया जाना था, उनको रिप्लेस करा जाना था, तो ये होते कि एक कमेटी बैठा दी जाती कि बोलते कि उसका सक्सेसर ढूंढ देंगे। और क्या मिस्टर साइरस मिस्त्री ने बोला है कि वो 3-4 महीने बाद जाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। यहाँ पे ये ऐसा नहीं कि वो 4 महीने बाद जाना चाहे, वो इमीडिएट इफेक्ट से हुआ। तो इमीडिएट इफेक्ट के लिए ऐसी क्या अर्जेंसी थी, ऐसा क्या ट्रिगर था, ये जरूर शेयर होल्डर और बाकी स्टेक होल्डर जानना चाहेंगे। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो साइरस मिस्त्री की फैमिली है, शाहपुर जी, पालन जी मिस्त्री जो हैं, ये टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तो इस केस में अगर सबसे बड़े शेयर होल्डर का नुमाइंदे को आप हटा रहे हैं तो क्या ये दोनों शेयर होल्डर, जो बड़े शेयर होल्डर के बीच का कुछ इशू है या ये नॉर्मल कोर्स में एक प्रोफेशनल डिसीजन है? मैं तो ये होप करूंगा कि ये प्रोफेशनल डिसीजन है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप में अगर इस तरह का कोई विवाद आता है तो ये सारे इन्वेस्टर को, सारी कंपनियों को काफी हर्ट करने वाला हो सकता है। इसलिए हम लोग कभी कुछ ओपिनियन इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जब तक सच्चाई नहीं मालूम हो, बिल्कुल किसी भी गेस वर्क के बेसिस पे ओपिनियन देना सही नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर गुप्ता, आपसे मेरा अगला सवाल भी है, लेकिन इससे पहले मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर राजेश सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, मनोज मेरे साथ मुंबई से मौजूद हैं और साथ ही डिम्पी कालरा मेरे साथ इस समय न्यूज़ रूम से मौजूद हैं। लेकिन मिस्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे ही है कि क्योंकि रतन टाटा ऑलरेडी टाटा सन्स के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे चुके हैं, टाटा ट्रस्ट के हालांकि वो चेयरमैन ज़रूर हैं और फिलहाल उन्हें इंटरिम चेयरमैनशिप दी गई है। देखिए, मैं अगर मार्केट के पर्सपेक्टिव से, आप खुद मार्केट को इतने सालों से देख रहे हैं, मार्केट्स आर एक्चुअली गोइंग टू सेलिब्रेट। लेकिन इसकी 2 चीज़ें हैं। जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि मिस्टर मिस्त्री जब से आए, 4 साल से जब से उन्होंने कार्यभार संभाला, उनका सबसे ज़्यादा फोकस जो था वो एक्चुअली कैश फ्लोज पर था
जिन जिन कंपनी से कैश फ्लो नहीं था ठीक, या फिर जहां पर डेट को लेकर काफ़ी दिक्कत थी, उन सब में उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए। कई बार टाटा समूह की जो इतने सालों की फिलॉसफी रही है उसके अगेंस्ट जाकर भी करनी चाहिए। वी ऑल्सो हर्ड दैट जो एविएशन बिजनेस है जिसमें टाटा समूह ने काफ़ी लंबे समय के बाद एंट्री की वाया विस्तारा एंड एयर एशिया, वो वेंचर ऐसा था जो कि रतन टाटा का खुद का सपना था। वो इनफैक्ट ये चाहते थे कि उनकी चेयरमैनशिप के भीतर ही टाटा सन्स जो है वो फिर से एक बार एविएशन कारोबार में उतरे, पर वो पूरी तरह से हो नहीं पाया। बट बोथ दीज वेंचर्स एटलीस्ट इनिशियली फ्लॉप्ड और अभी भी कोई ठीक से नहीं चल रहे। तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिस पर दोनों के बीच विवाद रहा। पर मेरा सवाल यह है कि अब जब रतन टाटा ने खुद एक बार इस्तीफा दे दिया था इस पद से और अभी फिलहाल वो इंटरिम चेयरमैन के तौर पर लौटे हैं, तो और वो खुद सिलेक्शन कमेटी के एक मेंबर भी हैं, तो फिर कितना चैलेंजिंग होगा इस 4 महीने, क्योंकि इस बार देव सेट अ टाइमलाइन, कितना चैलेंजिंग होगा इसी 4 महीने के भीतर इतने बड़े एम्पायर के लिए सक्सेसर ढूंढना। एंड दूसरा, कंपनी लॉ इसमें क्या कहता है, बिकॉज वो पहले एक बार इस्तीफा दे चुके हैं इस पद से। देखिए, इसमें कंपनी लॉ का तो कहीं कोई विवाद नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि अगर कोई आदमी एक चेयरमैन रहा हो और दोबारा रिजाइन करने के बाद चेयरमैन नहीं बन सकता है। तो एज पर द लॉ इज कंसर्न ये कहीं पे भी किसी भी तरह की नहीं। तो मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, डज इट मीन कि कल के सिलेक्शन कमेटी को अगर ये लगता है कि रतन टाटा को ही फिर से चेयरमैन बनना चाहिए तो उसका रास्ता खुला हुआ है? बिल्कुल, इसमें मतलब कोई दो राय नहीं कि कल को अगर सिलेक्शन कमेटी अपनी सिस्टम में ये बोलती है कि द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन इज रतन टाटा, फेयर एंड गुड। बट ये जो आप बोल रहे हैं कि 4 महीने में क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये जरूर हो पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि संसार में 7 बिलियन लोगों में एक कोई कॉम्पिटेंट आदमी नहीं मिलेगा जो एक टाटा समूह को चला सके। तो मिलना तो अगर सिंसियरली कमेटी ढूंढेगी तो 4 महीने मिल जाएगा। और ये भी हो सकता है कि रतन टाटा को ही बेस्ट पाया जाए। हम लोग इसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं और ये रूल आउट करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका पर्पज क्या है कि आप एक कॉम्पिटेंट आदमी को ला रहे हो, तो ऐसे आदमी को आप लाना चाह रहे हो जो आपके ग्रुप के लिए बेस्ट हो। तो अगर अपनी विजडम में कमेटी को लगता है कि बेस्ट रतन टाटा है। जी बिल्कुल। मिस्टर गुप्ता, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अब शैलेश हरिभक्ति भी जुड़े हैं। आप देख रहे हैं इस समय आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी कवरेज। हमारे साथ मिस्टर राजेश सिंह भी बने हुए हैं, मनोज मेरे साथ हैं और साथ ही डिम्पी मेरे साथ मौजूद है। लेकिन मिस्टर हरिभक्ति, मेरा सवाल आपसे होगा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका पहला रिएक्शन क्या है? दिस इज नॉट द टाटा वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सडनली एक दिन आप चेयरमैन को हटाएं और प्रेस रिलीज में भी यही लिखा है, द टाटा सन्स हैज डिसाइडेड टू डू अवे विद मिस्टर मिस्त्री। नहीं, मैं समझता हूं कि ये बहुत सडन है और ये अनएक्सपेक्टेड चीज है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बोर्ड ने बड़ी डेलिब्रेशन के बाद ये डिसीजन लिया होगा। बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहा होगा और मैं समझता हूं कि ये काफी डिस्टेबलाइजेशन भी हो सकता है। तो अब हमको देखना है कि ये सर्च प्रोसेस जो है, सर्च कमेटी बहुत ही उम्दा लोगों की बनी हुई है। जो चारों लोग जो सर्च कमेटी पे हैं वो बहुत ही नामचीन हैं और बहुत समझदार हैं। तो मैं समझता हूं कि वो कुछ अच्छे ही नतीजे पे पहुंचे। बिल्कुल। लेकिन मिस्टर हरिभक्ति, आप तो खुद इतने सारे कॉर्पोरेट्स के बोर्ड पर भी हैं, एडवाइजरी कमिटीज में है, टाटा ग्रुप को आपने काफ़ी नज़दीकी से देखा हुआ है। एक दो जो चीज़ें जहां पर हो सकता है कि शायद विवाद का स्कोप रहा हो बिटवीन द टाटा सन्स बोर्ड, एक तो पूरा द वे ही हैंडल द टाटा स्टील यूके बिजनेस, वहाँ पर जॉब लॉसेस को लेकर इनफैक्ट जो बातें हो रही थी, इट वाज नॉट इन द ट्रू लेटर एंड स्पिरिट ऑफ द टाटा सन्स वे ऑफ डूइंग बिजनेस। सेकेंड, इनका एविएशन कारोबार जो था वो जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहा था, दैट वाज डेफिनेटली नॉट द वे टाटाज वांटेड इट टू हैपन। तो क्या ये कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से उनका जो परफॉर्मेंस है इट वाज ड्रैग डाउन एंड इस वजह से शायद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा हो? बिकॉज एटलीस्ट पहली नज़र में ऐसा तो नहीं लग रहा कि इट वाज सम फैमिली कंट्रोवर्सी सॉर्ट ऑफ थिंग या फैमिली इश्यू जिसकी वजह से ये हुआ हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मैं समझता हूँ, पहले तो मैं ये कहूँगा कि साइरस मिस्त्री के लिए मेरा रिस्पेक्ट आज भी बहुत ही बरकरार है और मैं ये उनको इतना कहूँगा कि वो बहुत कॉम्पिटेंट और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उनके जैसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है, वो भी मैं कह सकता हूँ। लेकिन जब बोर्ड को लगे कि
आज के दौर में कोई और लीडर चाहिए, तो ये जरूरी नहीं है कि बोर्ड ज्यादा टाइम उस पर ले। और मैं समझता हूँ कि 4 महीने में नए लीडर को खोजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सर्च कमेटी को। जैसे मैंने बताया, सर्च कमेटी में रोनन सेन जी है और रतन टाटा जी हैं और वेणु श्रीनिवासन हैं और अमित चंद्र हैं। वो बहुत ही बढ़िया सर्च कमेटी है और इस कमेटी का जो नतीजा आएगा वो टाटा ग्रुप के लिए मैं समझता हूँ अच्छा ही होगा। अभी इनफैक्ट मेरी मिस्टर हरिभक्ति, मिस्टर गुप्ता से बात हो रही थी। जैन गुप्ता आपसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर सिलेक्शन कमेटी को लगता है कि मिस्टर रतन टाटा ही इस समय चेयरमैन पद पर होने चाहिए टाटा समूह के, देन 4 months डाउन द लाइन ही माइट एक्चुअली बिकम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फ्रॉम द इंटरिम चेयरमैन। इसकी संभावना कितनी लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम। इसका चांस मुझे बहुत कम लग रहा है क्योंकि उनकी उम्र आज 79 होने को आ रही है और इस उम्र में कोई ये कमेटी ये डिसीजन मेरे ख्याल में शायद ही ले सकती है कि उन्हीं को। और जब वो 1/4 ऑफ द वॉइस उनका है तो मुझे नहीं लगता है कि ये बात उभर के सामने आई। इनफैक्ट ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा उठाया मिस्टर हरिभक्ति कि क्या क्योंकि 1/4 वॉइस ही उनका है खुद मिस्टर टाटा का, रतन टाटा का, तो ये मान लिया जाए दैट ही हैज अग्रीड टू बी ओनली द इंटरिम चेयरमैन and he is definitely not looking at a comeback? Not at all. I would be shocked, surprised and completely bewildered if that happens. All right. चलिए मिस्टर हरिभक्ति, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। We appreciate your time. Thanks for joining us. हमारे साथ कुछ ही देर में संदीप पारेख जुड़ेंगे फिनसेक लॉ एडवाइजर्स के, कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक बार मिस्टर राजेश सिंह हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। राजेश जी, ये बताइए आप कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, क्योंकि इससे पहले भी जब रतन टाटा के सक्सेसर को ढूंढने की बात थी 2012 में, उस समय भी ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी चली थी। अब इस बार भी जैसे मिस्टर गुप्ता बता भी रहे थे कि सिलेक्शन कमेटी काफ़ी उम्दा है। अब क्या होगा ये पूरा प्रोसेस नए सक्सेसर को ढूंढने का? देखिए, दो जो मेजर डिफरेंस है पिछली सिलेक्शन कमेटी में और इसमें, पिछली सिलेक्शन कमेटी में रतन टाटा मेंबर नहीं थे, इस सिलेक्शन कमेटी में रतन टाटा मेंबर है। दूसरा जो है, इस बार सिलेक्शन कमेटी को 4 महीने का मैंडेट दिया गया है कि 4 महीने में उन्हें नए चेयरमैन का चुनाव करना है, जबकि पहली सिलेक्शन कमेटी में ये चीज़ नहीं था। पहली सिलेक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट लगभग 18 महीने बाद दी थी और 18 महीने बाद ये सिलेक्शन हुआ था साइरस मिस्त्री का। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ होगा। कमेटी के मेंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, ये माना जा सकता है। और जो दूसरी बात जो आप डिस्कस कर रहे थे कि रतन टाटा क्या इंटरिम चेयरमैन से चेयरमैन बनेंगे, उसमें मुझे भी ये नहीं लगता है कि वो शायद चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि एक तरफ उनका एज भी अगर आप देखिए तो 83-84 प्लस उनकी उम्र हो गई है और इस उम्र में एज चेयरमैन शायद वो सर्व ना कर पाए। तो जो उनकी करंट पोजीशन है आज इंटरिम चेयरमैन से बनने से पहले, शायद उसी पोजीशन पर रहें। लेकिन ऑब्वियसली ये जो दो मेजर चीज है कि 4 महीने के अंदर चेयरमैन का चुनाव करना है और जो रतन टाटा खुद एक मेंबर होंगे चेयरमैन, जो पैनल है कमेटी उसके, ये दो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आ रही है। 78 है फिलहाल उनकी जो एज है मिस्टर रतन टाटा की वो 78 है। लेकिन एक बार चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी, साइरस मिस्त्री, और हालांकि ये ये सारी वो जो टिपिकल बैकरूम बातें होती हैं वो है, लेकिन कुछ हद तक इनके और मिस्टर रतन टाटा के बीच में कुछ विवाद भी रहे या फिर एटलीस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। जैसे टाटा स्टील, उसके टर्न अराउंड और खासकर इनके यूके कारोबार को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था, जॉब लॉसेस हो रहे थे वहाँ पे, प्लांट बेचे जा रहे थे, दैट वाज समथिंग दैट मिस्टर रतन टाटा हिमसेल्फ वुड नेवर अग्री टू। सेकेंड, टेलीकॉम कारोबार डिड नॉट गो एनीवेयर मिस्टर मिस्त्री के आने के बाद भी। लेकिन तीसरा और जो सबसे बड़ा आई थिंक बोन ऑफ कंटेंशन रहा होगा इनका एविएशन कारोबार, क्योंकि ये हमेशा से रतन टाटा का सपना था कि टाटा समूह फिर से एक बार एविएशन कारोबार में आए। और सिंगापुर एयरलाइंस, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 एयरलाइन है, उसके साथ इनका जॉइंट वेंचर विस्तारा डिडंट रियली टेक ऑफ द वे इट शुड हैव, ना ही एयर एशिया। हाइलाइट्स क्या रही मिस्टर मिस्त्री के टेन्योर की?
देखिए, साइरस मिस्त्री को तो मैन विद रीस्ट्रक्चरिंग जो कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इन्होंने आते ही सबसे पहले काम रीस्ट्रक्चरिंग का किया। अलग अलग कारोबार के अगर आप रीस्ट्रक्चरिंग के बेसिस पर देखें, आपने एक बात अभी और बोली कि आप जो कोरस प्लांट को लेकर है, रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के अंदर थोड़े डिफरेंसेस दिख रहे थे। ये शायद इस तरह से भी दिख सकते हैं आपको कि जब जब बयान हमने साइरस मिस्त्री का आते हुए देखा, उस पर्टिकुलर प्लांट को लेकर कभी भी कोई बड़ा बयान रतन टाटा ने नहीं दिया, जबकि वो प्लांट रतन टाटा की फ्लैगशिप के अंदर ही इंग्लैंड के अंदर वो सेटअप किया गया था। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप अभी बता रहे थे कि हाँ, लेवल्स के हिसाब से कि इनका एविएशन कारोबार ठीक नहीं रहा। अगर आप इनके कुछ एक नेगेटिव्स देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो एक ड्रीम था रतन टाटा का कि एविएशन कारोबार में अच्छा करना, वो अभी तक कंपनी टेक ऑफ नहीं कर पाई है एज कम्पेयर टू उन कंपनीज के मुकाबले जिनका पीयर ग्रुप ये अपने आप में बहुत छोटा है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। क्योंकि टाटा का बड़ा ब्रांड नेम था, उसके बावजूद भी वो बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। टाटा स्टील का जो अपना कोरस प्लांट है, उसको लेकर दिक्कतें हो, जिस तरह से हैंडल किया गया या गवर्नमेंट एजेंसीज की तरफ से वो हैंडल हो रहा था, तो उससे भी काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं कि नेगेटिव छवि साइरस मिस्त्री की निकल गई। रिस्ट्रक्चरिंग तो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग शायद नहीं कर पा रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशंस को लेकर भी कुछ हद तक प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे डोकोमो का कानूनी विवाद हो, चाहे टीटीएमएल की अपनी परफॉर्मेंस लेकर हो, क्योंकि टेलीकॉम के अंदर काफ़ी जल्दी वो वेंचर कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी और अदर पीयर्स कंपनीज के मुकाबले उनकी जो ग्रोथ है, जो पेस है, वो बेहद कमज़ोर रही है। और इसके अलावा जो एक बात और सुगुगाहट है लोगों के बीच में, वो ये है कि वो शायद ज़्यादा फेमिलियर भी नहीं थे जो और एग्जीक्यूटिव्स थे जिनके साथ वो बातचीत करते थे। तो नॉन फेमिलियर होना भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि साइरस मिस्त्री को इस तरह से बैकफुट पे आना पड़ा। लेकिन जो पॉजिटिव्स देखे, क्योंकि जैसे मैंने कहा रिस्ट्रक्चरिंग का उनका पूरा मैटर था, तो टाटा मोटर्स को उन्होंने अच्छा रिवाइव किया, जीएलआर के अंदर अच्छी रिवाइवल, जो देखने को रिदम देखने को मिल रही थी, उसको और शार्पन किया और तेज़ किया। टाटा बेवरेजेस को अच्छा किया। टाटा का जो एक केमिकल और सोडा ऐश का कारोबार था, वो हाई कॉस्टिंग की वजह से घाटे में चला गया था, उसको रिवाइव करते हुए साइरस मिस्त्री ने काफ़ी बेहतर काम किया। और जो सबसे उम्दा काम ये कह सकते हैं कि इस चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में भी जो आईटी का टीसीएस को उन्होंने नंबर 1 कंपनी बनाया, ये उनके शख्सियत में कुछ तारे ज़रूर जोड़ देता है। और यही बड़ी वजह है कि जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया उनके दाम टूटे। जैसे कि टाटा स्टील चल नहीं पाया, पिछले आप 4 साल में देखेंगे सिर्फ 25 रुपये का डिफरेंस है 4 साल में शेयर के प्राइस पे। टाटा मोटर पावर्स चल नहीं पाया। इसके अलावा देखें टीटीएमएल चल नहीं पाया। जहाँ जहाँ बिजनेस अच्छा नहीं हुआ पिछले 4 साल के अंदर, वो शेयर ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, और जहाँ जहाँ बिजनेस अच्छा हुआ उन शेयर्स ने भी परफॉर्मेंस दी, जैसे कि टाटा मोटर्स और टीसीएस। ये 2 लाइव एग्जांपल्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इस बीच मनोज मेरे साथ मौजूद हैं मुंबई से। एंड मनोज, आई नो आप इस समय इनफैक्ट बॉम्बे हाउस जो कि हेडक्वार्टर है टाटा ग्रुप का, वहाँ पर भी आपकी टीम्स मौजूद हैं, लेकिन इस समय मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कल सुबह दलाल स्ट्रीट इस पर क्या रिएक्शन देगा? In fact, Mir, the crux of this salt to steel conglomerate का जो लार्जर कंसर्न जो हमने एक आधे पौने घंटे पहले एक न्यूज आई है, इसको लेकर एक लार्जर कंसर्न्स 2 कैटेगरीज में हमने बात की थी। इनफैक्ट मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स थे, लार्जली जैसे आप बात कर रहे थे कि एक परसीव टू बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप कि रतन टाटा साहब ने एक इंटरिम पोजीशन पे ये ली हुई है, दैट इज परसीव टू बी ए पॉजिटिव। बट एक लार्जर पिक्चर जो है, दैट इज परसीव टू बी अ sentimentally negative for this cause. There has been a word associated to this announcement, that is unhappiness. We have to find out what the reason is. Unhappiness of Ratan Tata Sahab towards Chairman Mistry, that has to be found. एक broader reason है, वो एक find out करना, it's yet to be ascertained on that factor. एक shareholders का एक unhappiness towards Cyrus Mistry way of functioning, जैसे हम बात कर रहे थे कि लाजा 4 साल में large restructuring has been taking place, and you have been perceived to be a cash cow as well. That is a separate story. हम बात कर रहे थे एयरलाइन वेंचर की, बट मीर अगर हम परफॉर्मेंस देखें, मनोज, मार्केट का रिएक्शन क्या होगा इस पर? That can be a sentimentally negative cause. मीर, जैसे हरिभक्ति साहब ने बताया कि रतन टाटा साहब कल सुबह मार्केट का रिएक्शन आप कैसा देख रहे हैं? It can be a negative thing, मीर। ऑलराइट, खैर चलिए, आई थिंक देखना होगा नेगेटिव होगा कि नहीं, बिकॉज मार्केट माइट एक्चुअली सेलिब्रेट रतन टाटा अगर वापस आ रहे हैं तो। लेकिन राजेश, ये आपने काफ़ी अहम बात कही कि इस बार फ़र्क ये है कि रतन टाटा खुद सिलेक्शन कमेटी में है। अब पिछली बार तो वो सिलेक्शन कमेटी में नहीं हो सकते थे बिकॉज ही वॉज द प्रिसाइडिंग चेयरमैन, तो उनके लिए सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता। लेकिन इस बार उनका कमेटी में रहना, और जो मिस्टर हरिभक्ति कह रहे थे कि ही इज़ ऑलमोस्ट सर्टन 100% श्योर कि वो कमेटी में है, यानी 25% वोट उनका है, दैट इटसेल्फ सजेस्ट कि एटलीस्ट उनके मन में ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि वो सिर्फ इंटरिम बेसिस पर बतौर चेयरमैन फिर से एक बार आए हैं।
बिल्कुल, ये काफी क्लियर है कि इंटरिम ही है। दूसरा जो मैंने जो बात कही कि एज फैक्टर भी एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर हो सकता है, क्योंकि लगभग 80 साल के वो हैं, तो ऐसे केसेस में वो शायद फिर से चेयरमैन नहीं बनना चाहें। दूसरा जो एक सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है, जो मुझे लग रहा है कि साइरस मिस्त्री के खिलाफ गई होगी, वो ये, जैसा कि आपने कहा कि वो एविएशन जो बिजनेस था, जो कि रतन टाटा के काफ़ी दिल के करीब था, उसमें वो बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए। साइरस मिस्त्री का जो फोकस रहा है वो मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, हाउसिंग की भी हो या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसकी तरफ उनका ज़्यादा फोकस रहा है। वो न्यू बिजनेसेस में या इसमें नहीं कर, इसीलिए आप देखिए पिछले कुछ सालों में, पिछले शायद 1-2 सालों में रतन टाटा ने स्टार्टअप्स में इंडिविजुअल लेवल पे काफी इन्वेस्टमेंट किया है, जबकि आप देखिए इसको न्यू बिजनेसेस में टाटा सन्स की तरफ से उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया है या उतना ज्यादा फोकस नहीं रहा है कंपेयर टू अदर बड़े जो कॉर्पोरेट थे उनके कॉम्परेटिव में। तो ये भी एक बड़ा रीजन हो सकता है जो कि साइरस मिस्त्री के खिलाफ गई होगी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये भी नहीं भूलनी चाहिए कि डेफिनेटली देयर वर डिफरेंसेस, कुछ चैलेंजेस थे, लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक वर्टिकल्स ऐसे हैं जहाँ पर कंपनी ने अच्छा भी किया या फिर ग्रुप ने अच्छा भी किया है। मिसाल के तौर पे इनका जो ऑटो कारोबार है, एक्चुअली JLR का जो एक्विजिशन था मुझे अच्छे से याद है, एंड डिम्पी कैन ऐड टू इट, जब ये एक्विजिशन हुआ था तब अक्रॉस द बोर्ड दलाल स्ट्रीट का वर्डिक्ट ये था कि ये बहुत महंगा एक्विजिशन है और बड़ा एम्बिशियस है। लेकिन 2008 और उसके बाद नैनो के डिबैकल के बाद ये JLR ही था जिसने टाटा मोटर्स के शेयर को बचा के रखा, क्योंकि ग्लोबली JLR वाज डूइंग वेरी वेल। सिमिलरली टाटा ग्लोबल बेवरेजेस को अगर आप देखें तो इनका जो टेटली का एक्विजिशन था और उसके बाद ग्लोबल पोर्टफोलियो इनका जो था FMCG का और बेवरेजेस का, वो जिस तरह से परफॉर्म कर रहा था, इसने काफ़ी हद तक डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को कुशन किया और इसी के चलते आई थिंक टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और साथ ही टाटा मोटर्स, इन दोनों में वो टर्न अराउंड देखने को भी मिला और डिम्पी ये शायद इनके शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बिल्कुल मिहिर, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है उनके स्टॉक प्राइसेस में। अगर आप देखें तो आप ये आपके सभी पॉजिटिव्स, अगर आप जैसे हमने आपके शुरुआत में भी कहा कि TCS के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर था, ब्रेग्जिट भी हुआ, उन्हीं के कार्यकाल में ही हुआ है ब्रेग्जिट भी, लेकिन उसके बावजूद भी TCS की जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई दी है वो उसके प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, दिख रहा है। आप सिर्फ 4 साल के प्राइस TCS के देखेंगे, ये 1270 से सीधा 2433 तक पहुँचता हुआ दिखा है। इसके अलावा अगर आप कुछ और कंपनीज के टर्न अराउंड की बात करें, जैसे टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR, निफ्टी के 50 कंपनीज के मुकाबले निफ्टी को अपने 51 कंपनीज का इंडेक्स बनाना पड़ा और टाटा मोटर्स के DVR को भी जगह देनी पड़ी अपने इंडेक्स के अंदर। ये टाटा मोटर्स की जो खासियत है ये शो करती है कि 50 की बजाय 51 कंपनीज का इंडेक्स हो गया और उसमें टाटा मोटर्स के 2 शेयर, टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का DVR, दोनों ही शामिल होते हुए दिखे हैं और उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है। पिछले 4 साल में अगर आप टाटा मोटर्स के प्राइस देखेंगे, ये 300 से सीधा 550 की कैटेगरी में जाता हुआ दिखा है। क्योंकि टाटा पावर के अगर आप देखें तो क्योंकि अब ये एक ऐसा वेंचर था जहां पे साइरस मिस्त्री का अपना भी स्टेक लगा हुआ था और कुछ हद तक ये कि इकोनॉमिक रिवाइवल किस तरह से होगा ये भी टाटा पावर के प्राइजेस के साथ जुड़ा था, इसलिए थोड़ा स्लो मूवर रहा है। लेकिन अगर आप TTML को देखें, जो कि इनका अच्छा वेंचर था, महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी इनकी पकड़ थी TTML की, लेकिन उसके बावजूद भी परफॉर्मेंस नहीं मिली। परफॉर्मेंस आप इस लिहाज से भी देख सकते हैं कि शेयर धारकों ने पिछले 4 साल में करीब 40% इसमें पैसे गंवाए हैं। जो 10.5 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज मात्र करीब 7.5 रुपये के आसपास का शेयर है। तो यहाँ पे शेयर के टर्म्स में भी और बिजनेस के टर्म्स में भी, दोनों ही टर्म्स में भी ये कह सकते हैं कि ज़्यादा बेहतर कंपनी की परफॉर्मेंस नहीं देखते हुए दिखी है। टाटा मोटर्स और टाटा बेवरेजेस का अगर आप कारोबार देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश की है। कुछ एक बिजनेसेस को उन्होंने मर्ज किया है और नए रिटेल वेंचर को भी काफ़ी हद तक क्लब करने की कोशिश की थी, वो टाटा के बेवरेजेस कारोबार के अंदर आते हुए दिखी, क्योंकि रिटेल एज सच उनकी लिस्टेड कंपनी नहीं है। लेकिन जहाँ पे नुकसान उनको दिखा, प्लीज हमारे साथ अब संजय सिन्हा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। संजय, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब ये कभी कभी इस तरह की, जिसे कहते हैं दबे आवाज़ों में इस तरह की चीज़ें सुनने में आती थी दैट मिस्टर रतन टाटा इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद द वे मिस्टर साइरस मिस्त्री वाज रनिंग द शो। उनका फोकस कैश फ्लो पर हालांकि अच्छा खासा था, बट स्पेशली एक तो एविएशन वेंचर जिस तरह से फ्लॉप हुआ टाटा समूह के लिए, दूसरा टाटा स्टील या फिर डोकोमो के साथ इनका विवाद, ये जिस तरह से हैंडल हो रहे थे, इट वाज नॉट टिपिकली द वे टाटाज डू बिजनेस। क्या इसे एक वजह माना जाए? बिकॉज अब तक जो बातें सुनने में आ रही वो तो यही आई है कि परफॉर्मेंस के पैरामीटर पर ही बोर्ड ने फैसला किया है। देखिए, मेरे ख्याल से जितनी बड़ी समूह टाटा है उसके
चेयरमैन के रूप में साइरस मिस्त्री की परफॉर्मेंस को जज करना इतने 4 साल की अवधि में बड़ा ही कठिन होगा। सो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ उनके परफॉर्मेंस के कारण ही ये डिसीजन लिया गया है। दूसरी बात ये है कि ये बहुत बड़ी ग्रुप है, इसकी खुद के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, इनकी ब्रांड की अपनी एक विशेषता है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद मिला जुला के एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा जब इस तरह का डिसीजन लिया गया है। रही बात आपने जो कहा कि रतन टाटा शायद खुश नहीं थे इनके काम से, तो देखिए जब मिस्टर रतन टाटा ऑलरेडी रिटायर कर चुके हैं फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप से, तो उनके उत्तराधिकारी के परफॉर्मेंस पर, उनके ओपिनियन पर हमको नहीं लगता है कि इस तरह का डिसीजन लिया जाएगा। तो समय के साथ शायद क्लैरिटी और आएगी कि क्यों इस तरह का डिसीजन लिया गया, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद टाटा की हिस्ट्री में इस तरह का डिसीजन अपने आप में एक नोटवर्दी डिसीजन है। एंड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं देयर इज मोर देन मीट्स द आई बिहाइंड। एग्जैक्टली मिस्टर सिन्हा, मैं जब से खबर आई ना तब से मैं यही कह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज नॉट द वे टाटास डू बिजनेस की सडनली एक दिन बोर्ड मीट में ये मिलकर ये फैसला कर ले बोर्ड यूनानिमसली कि हम चेयरमैन को हटा देंगे और फिर एक्सचेंजेस को कम्युनिकेशन भेज दे। दैट्स जस्ट नॉट द टाटाज वे। लेकिन ये जो आप ये कह रहे हैं, इनफैक्ट ये जैसे जैसे डिटेल्स निकलेगी इससे और शायद पता चलेगा, बट इफ नॉट परफॉर्मेंस तो दूसरा कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पर दिखता नहीं जिसके चलते हुआ। हालांकि जब इन्हें बताया मिस्टर मिस्त्री को बनाया गया था चेयरमैन, उस समय भी ये बातें हुई थी कि ये सबसे बड़े शेयर होल्डर है इंडिविजुअल और एज अ फैमिली, और उन्हीं को बनाया जा रहा है। लेकिन आप इनके क्विकली संजय, बिफोर वी रैप अप, मिस्टर मिस्त्री के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल से उन्होंने एक जो उनकी बड़ी उपलब्धि रही वो ये कि अगर आप इनके 2 इमीडिएट प्रेडिसेसर को देखें, मिस्टर रतन टाटा और फिर उनके पहले मिस्टर जे.आर.डी. टाटा, तो ये दोनों बहुत करिश्मेटिक पर्सनालिटी थे और इनकी पर्सनल पर्सनालिटी का बहुत बड़ा छाप जो है वो टाटा ग्रुप पे पड़ता था। उनके कंपैरिजन में साइरस मिस्त्री जो है वो बहुत लो प्रोफाइल की पर्सनालिटी थे। तो इनकी जो कार्यशैली थी वो मेरे ख्याल से ज्यादा टीम के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी के द्वारा एग्जीक्यूशन, इसके तरफ उनका जो झुकाव था वो ज्यादा रहा। और मेरे ख्याल से जितनी बड़ी ग्रुप टाटा है और जितनी डाइवर्सिफाइड उसके इंटरेस्ट हैं, इतने बड़े समूह के चेयरमैन के लिए अपने पर्सनालिटी के बेसिस पर ग्रुप को एक रूप देना, आई थिंक वो बहुत सस्टेनेबल नहीं होता। तो इतना तो मैं मानता हूं कि उन्होंने कम से कम एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो भी काम किया और उसका एक पॉजिटिव मुझे लग रहा है कि जरूर रहा है कंट्रीब्यूशन। और दूसरी बात है कि इसका प्रभाव अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स पर देखें या फिर आप उनके कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस के ऊपर देखें, तो वो सब भी काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाए हैं पिछले 4 साल में जब मिस्टर साइरस मिस्त्री टाटा के चेयरमैन रहे हैं। बिल्कुल। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन ये इस साल की अब तक की सबसे बड़ी खबर, जहां तक कॉर्पोरेट हेड्स को रोल करने का सवाल है,